हेलो एवरीवन। आज वापस से कंटिन्यू करते हैं अपना पीछे वाले टॉपिक को कंटिन्यूएशन। तो पीछे हमने एक्सपेक्टेशन के बारे में बातें की थी कि तरह तरह से एक्सपेक्टेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, एक्सपेक्टेशन का मीनिंग समझा था एंड काफी कुछ किया था। आज उसी को कंटिन्यूएशन करते हैं। तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी, समेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तुमने देखा होगा कि मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल दे देता है, कोई एक्स है और एक नया रैंडम वेरिएबल है वाई। ओके, और अगर मान लो कि दोनों मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिए, तो इसके बाद क्या, अगर तुमसे कोई पूछे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, देन दैट विल कम आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये तुम सबने पढ़ा है? यस सर। ठीक है, तो बस कोई भी रैंडम वेरिएबल है तुम्हारे पास एक्स और वाई, इसमें कोई कंडीशन नहीं कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तुम डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ओके, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस वाला। वो इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस में हम किस वे में किस चीजों को देखेंगे। तो उसके ऊपर लगेगा हमारा प्रोडक्ट वाला कंडीशन। तो हमारे पास आ जाते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर। तो मान लो कि मैंने तुमको दो रैंडम वेरिएबल दिए, एक दिया एक्स एक वाई दिया। फिर से इसको मतलब आसानी से समझ सकते हैं, फिर से इसको डिस्क्रीट मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट सेटअप है। ओके, तो अब मैं तुमको बोलता हूँ कि मान लो कि तुम्हारे पास ये दोनों जो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं? लाइक इंडिपेंडेंट इवेंट याद है? इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सी इवेंट होती है? से एक के होने ना होने से दूसरे को कोई फर्क ना हो पड़ेगा, उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट यही थी कि अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालूं कि कोई इवेंट ए मेरे को दी है, कोई इवेंट बी दी है, अगर तुम निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दैट वाज कमिंग आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते थे, तुम्हारे पास आता था पी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। नाउ दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास आ रहा है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो हम बोल देते थे कि ए और बी जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट। अब सेम चीज रैंडम वेरिएबल में हमें देखनी है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर एक्स में से हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, मान लो ए आई करके, वाई में से ऑब्जर्वेशन है बी आई करके या फिर बी जे करके। तो अगर यहाँ पे तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी जे, सो दैट विल कम आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे। सिर्फ यही प्रॉपर्टी लगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए आई वगैरह था वो सिंपली हमें पता ही है, रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हो तो रैंडम वेरिएबल फॉर्मेट में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू सम पर्टिकुलर एक्स आई and y equal to some particular yj, that will come out to be probability of x equal to xi into probability of y equal to some yj। बेसिकली बस यहाँ से जो हम पढ़ते आ रहे थे प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, उसी को हमने रैंडम वेरिएबल के फॉर्मेट पर लिख दिया। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल तुमने लिए कि एक तुमने x लिया एक तुमने y लिया, अब मैं लिखूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई। ओके, सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो, अब देखो ये जो है ये चीज तुमने अगर पढ़ा हो, तुमने टू वेरिएबल डेटा पढ़ा है कभी? पढ़ा है तुमने सबने, लेकिन कैसे पढ़ा है? अगर मैं इसको मैं बोलूँ कि तुमने कैटेगरिकल वेरिएबल ले लेते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरिकल डेटा है, तो उस पर एग्जाम्पल टू वे टेबल देखी होगी, टू वे टेबल। यस सर। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास मान लो कि तुम्हारे पास दो वेरिएबल, तो एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ जेंडर। ओके, एक मैं ले लेता हूँ आई। ओके, आईक्यू को मैं बोल देता हूँ हाई या फिर लो, और यहाँ पे मैं जेंडर में मेल या फीमेल। ओके, तो ये जो हमारे पास टेबल बनेगी ये तुम्हारे पास टू वे टेबल होती है कि तुमने दो दो वेरिएबल्स एक साथ काउंट किए। ओके, अब अगर मैं इसको फिलअप करना चाहूँ तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? लेगी 5 से 5 मेल विथ हाई आईक्यू। या। सो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर है 5, वो हमें दो पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द जॉइंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर लिखे होंगे वो सब जॉइंट फ्रीक्वेंसी होते हैं, और अगर तुम इनको समेशन कर दो कि यहाँ पे दूसरा नंबर था 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, कुछ ऐसा डेटा मान लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे जो समेशन आएगा दैट विल कम आउट टू माई मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? हाई आईक्यू। आईक्यू। वो हाई आई क्यू की होगी। ओके,
तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एकदम टू वे टेबल में। ठीक है, ये टू वे टेबल कौन सी डेटा के लिए है? कैटेगरिकल डेटा के लिए। ओके, तो हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसा सेटअप बना था। यहाँ पे ये हमारे पास है जॉइंट फ्रीक्वेंसी, ये है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। सो वही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ये क्या है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन लिखना चाहूंगा, दैट विल कम आउट टू बी समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई, ऑल द वैल्यूज ऑफ जे। ओके, यू हैव टू राइट एक्स आई इनटू वाई जे, यू हैव टू अप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई एंड वाई जे। ठीक है, ये नोटेशन में शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ, तो इसको समझ लेना। अभी हमने देखा कि ये चीज क्या होगी, ये चीज अगर इंडिपेंडेंट है तो ये हो जा रहा है, तो इसको फिर से लिखना चाहेंगे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू वाई, that will come out to be summation for all the values of I, for all the values of j. You can go for xi yj into probability of xi into probability of yj. अब जहां पे मेरा समीशन j के ऊपर लगेगा, वहां पे i वाली चीजें इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो बाहर आ जाएंगी या फिर कांस्टेंट हो जाएंगी इंडिपेंडेंटली। तो समीशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ I can just go for xi p of xi. Summation all the values of y, we are having probability of y. अब ये बन गया तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये बन गया एक्सपेक्टेशन ऑफ y। समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा था? बेसिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उनकी प्रोबेबिलिटी से हमने रिलेट किया और हमारे पास सिंपली सोल्व आउट होकर चीजें सोल्व हो गई। यस सर। ओके, तो ये चीज थी। उसके बाद एक और चीज है जो तुम्हें नोट करके लिख लोगे। अगर मैं बोलता हूँ x और y, अगर ये दोनों मेरे पास इंडिपेंडेंट है, in that case this thing holds, expectation of x into y, that will be expectation of x multiplied by expectation of y. इसको नोट करके लिखना। और अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में एक और स्टेटमेंट लिखूं, बट expectation of x into y, this does not imply expectation of x, what I am saying, okay, but if this thing, like अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे expectation of y, then this does not imply they are independent. like converse ट्रू नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं पे हो भी जाता है, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं भी होता। सो हम बोलेंगे converse does not hold in many of the cases. ठीक है, इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ, तो तुम इसको ट्राई करोगे। तो यहाँ पे मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मैंने दिया है x इक्वल टू -1, उस पे वैल्यू है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू लेट्स से 0, दैट इज अगेन 1/3, ये इक्वल टू था। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, वो भी हमने दे दिया 1/3। ओके, अब तुमने एक y नया रैंडम वेरिएबल बनाया जो है x²। तो अब तुम्हें बताना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई, दैट विल कम आउट टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, बट तुम्हें दिखेगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। चेक इट आउट। यस सर, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट है, तो कैसे किया सबको बताओ। पहले तो y स्क्वायर मतलब y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो x मतलब y फाइंड किया, उससे तो प्रोबेबिलिटी x y इक्वल्स टू 1 की आ जाएगी 2/3, एंड प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 0 की आ जाएगी 1/3, एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमने क्या किया, जो अभी आंसर किसने किया था? एक्चुअली मेरे को तुम्हारी आवाज से नाम याद नहीं रहता। सर अब्दुल हन्नान। सॉरी, रिपीट। अब्दुल हन्नान। ओके ओके, ठीक है, अब्दुल ने अभी आंसर किया है कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे। हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी पता है, हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो तुमने सबसे पहले लिखना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तुम अगर इसको लिखने के लिए जाओगे तो क्या बनेगा, दैट विल कम आउट टू बी समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, यू कैन गो फॉर एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स के लिए सब कुछ हमें दे रखा है, तो ये चीज हम निकाल सकते हैं। ये क्या जाएगा, -1 इंटू 1/3, ओके, प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1/3, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ। सबसे पहले तो तुम्हें y को देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1,
इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब कब हो रही है, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। सो आई एम गेटिंग this probability to be 2/3 and probability of y getting a value 0 that will come out to be 1/3. Is that correct? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एक्स वाई वाला कैसे सोल्व किया, दोबारा से बताओ। ओके, एक्स की जो वैल्यूज थे अलग अलग, उनको हर एक मतलब ग्रुप बना दिया। -1 को एक्स के 0 के साथ, वाई के 0 के साथ भी मल्टीप्लाई किया एंड 1 के ठीक साथ है। भी मल्टीप्लाई किया, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर फाइंड की। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी -1, फिर थी 0, फिर थी 1। अभी हमें वाई की वैल्यूज पता है, तो वाई की वैल्यू या तो तुम्हारे पास 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो यहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया इस वाले फैक्टर में, 0। तो टेक्निकली इन सब में 0 आ जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ ये दो फैक्टर बचेंगे, एक तो यहाँ वाला और एक यहाँ वाला। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इनकी अगर तुम जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालोगे दैट विल बी 1/3, यहाँ पे भी 1/3। अब अगर मैं एक्सपेक्टेशन लिखूंगा x इंटू वाई का, then that will come out to be like that is minus and this is plus, so that will be -1 into 1/3 and the next value जो यहाँ पे एक फैक्टर बचेगा उसके लिए हो जाएगा +1 into 1/3। so again I am getting the value to be 0। तो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास जो चीजें आ रही है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई तुम लिखना चाहोगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। हम वाई ना निकाल के भी सीधा लिख सकते हैं क्योंकि ये फैक्टर भी 0 आया और ये फैक्टर भी 0 आया, सो टेक्निकली दोनों चीजें 0 आ गई। ठीक है, बट अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहोगे कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्स हमारे पास वैल्यू ले रहा है -1 और वाई वैल्यू ले रहा है 1, अब ये वैल्यू बताओ इसका आंसर क्या होगा। हेलो, कोई आंसर करेगा इसको कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास। 1/9। 1/9 नहीं होगा, दोबारा चेक करो। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आंसर होगा 1/3। वो कैसे होगा ये चेक करो। अरे बहुत सिंपल था, हमारे पास y जो है वो तुम x स्क्वायर से निकाल रहे हो, तो अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, सो दैट विल बी 0। समझ में आया। अब अगर x की वैल्यू मेरे पास 0 है तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉसिबल थिंग। अभी भूल जाओ प्रोबेबिलिटी लिखना, अगर x की वैल्यू 1 है ये 0 नहीं हो सकता, अगेन 0। ओके, फिर से मैं इस केस में आता हूँ, तो अगर ये -1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, स्क्वायर करेंगे ये पॉसिबल है। ऐसे ये वाला केस पॉसिबल है लेकिन ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये सब एक एक टाइम आ रहे हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 क्योंकि समेशन 1 होना चाहिए। समझ में आया, मतलब बहुत यस। ही जल्दी से था लेकिन हाँ समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि ये वाली जो चीज आ रही है ये प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरे पास 1/3। ओके, अब लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1, तो वो होगी 1/3। ओके, ओके प्लस में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 2/3। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 दैट इज नॉट इक्वल टू 1/3 इंटू 2/3। तो जो हमने यहाँ पे चीज लिखी है कि तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन इस फॉर्मेट पे आए, लेकिन ये इंप्लाई नहीं करता कि वो दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो। इस एग्जांपल से हमें ये देखने को मिला। ठीक है, यस समझ सर। में आया। ठीक है, तो इस वाला एग्जांपल तो इस एग्जांपल को दोबारा से घर पे जब बैठ के ट्राई करना। ओके, मतलब ट्राई तो क्या करना है, इसको ट्राई करना कि समझ में आए कि कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, यस। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटाइल। तो क्वांटाइल क्या होते हैं पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइल। क्वांटाइल किसी ने कमेंट में लिखो किसी इंटरवल का।
हाँ, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए मैं बोलता हूँ कि उसका pth क्वांटाइल निकालना है, तो उसका मतलब क्या होता है? इक्वल 4 पार्ट्स, देखो वो क्वार्टाइल होता है। क्वार्टाइल और क्वांटाइल दो अलग चीजें। दूसरा है क्वार्टाइल, और शायद तुम्हारे कोर्स में इस बार क्वांटाइल के बारे में डेफिनेशन पढ़ना है, शायद तुम इसके ऊपर मतलब डिटेल में कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए क्वांटाइल का मतलब क्या होता है। अच्छा मैं बताता हूँ। तो मानो कि वो तुमसे बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए, मान लो तुम्हारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स था। नाउ इफ आई से द pth क्वांटाइल, ओके, सो एक नंबर ले लो कि दैट इज xp। नाउ दिस xp इज नोन एज द pth क्वांटाइल ऑफ द रैंडम वेरिएबल x if it satisfy the first condition, that is probability that x will be less than equal to my xp, that must be greater than equal to p. And the second condition, that is probability that my x is greater than equal to this xp, that must be greater than equal to 1 minus p. तो ऐसा नंबर जो इस कंडीशन को होल्ड कर जाए, इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड कर जाए, उस वाले नंबर को हम बोलेंगे कि भैया वो हमारा pth क्वांटाइल। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को याद रखना है, ऐसे से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इतना डिफिकल्ट या फिर इतना कुछ डिटेल में। लेकिन फिर भी एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं कि मान लो मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, उसका मैं पीएमएफ दे देता हूँ, that probability that x is coming out to be minus 2, that is given to be probability x is coming out to be 0, that is 1 by 2. उसके बाद probability that x is taking a value 1, that equal to probability x is taking a value 2, and that is given to be 1 by 6. तो x की हमारे पास सिर्फ चार वैल्यूज, 0, -2, 2 और 1। ओके, प्रोबेबिलिटी दे दी। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि तुम इसका 50th लाइक 1/2 निकाल दो, सो 1/2 क्वांटाइल। सो 1/2 अगर क्वांटाइल कोई बोलता है, दैट मीन टू से मीडियन। तो इसका मीडियन निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे? किसी ने आंसर लिखा जैसे चैट में, प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रही। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू भैया 2 के लिए पीएमएफ में प्रोबेबिलिटी है, हाँ हाँ गलत हो गया, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/3, x इक्वल टू 2 के लिए है 1/6 एंड बाकियों के लिए 1/4। तो तुम्हें इसका मीडियन निकालना है सबसे पहले। तो मीडियन का मतलब 1/2 क्वांटाइल। तो देखो अभी मैंने बोला कि 1/2 क्वांटाइल का मतलब है कि वो नंबर जो तुम्हारा मीडियन भी होगा। तो मीडियन की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती थी कि भैया ऐसा पॉइंट कि जहां से छोटे नंबर, उस नंबर से छोटे नंबर हमारे पास हाफ होने चाहिए। कि प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा कोई भी नंबर उस नंबर से छोटा होगा, दैट विल बी हाफ। और वही डेफिनेशन कुछ यहाँ पे लिखे कि एक बार लेस देन के लिए, एक बार ग्रेटर देन के लिए, और तुम्हें इन दोनों का कॉमन में जो पॉइंट आएगा वो ढूंढ लेना। ठीक है, तो दो मिनट। अबे रैंडम वेरिएबल एक्स था, टाइम नहीं था। चलो ठीक है, ट्राई करो ट्राई करो। at x equals to 0 of the या quantile. x equal to 0, that will be your median in this particular example. ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, किसी एक ने आंसर दिया तो दैट इज करेक्ट।
उसका मीडियन आएगा x इक्वल टू 0। तो मैं बस डेफिनेशन अप्लाई करना है, उससे आंसर आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं भी करोगे तो तुम्हारी जो कॉमन नॉलेज है जो पहले से ही है उसका भी यूज करोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि किसी एक ने अभी अभी आंसर किया, तो तुम्हें बस प्रोबेबिलिटीज काउंट करनी है, ऐसा पॉइंट निकालना है कि उससे छोटी की प्रोबेबिलिटी हाफ हो, उससे बड़े के लिए प्रोबेबिलिटी हाफ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे तुम्हारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें पहले से भी आती होगी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बताओ कौन कौन सी होती है। मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास मीन ही है जो हमने अभी पढ़ा है कि एक रैंडम वेरिएबल की वो होता है मीन, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। उसके बाद हमने मीडियन पढ़ा जो हमारे पास आएगा एक्स पी। ओके, दैट इज माई मीडियन। उसके बाद हमारे पास मोड आता है, सो लेट्स से एक्स इज द मोड, दैट मीन टू से इसका जो पीएमएफ होगा दैट विल बी मैक्सिमम। Deviation. सॉरी, Mean deviation. मीन डेविएशन वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, स्प्रेड का। Mean square deviation. वो डेविएशन है, डेविएशन स्प्रेड के लिए होता है। देखो किसी भी डेटा के लिए, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना होता है, सो वी नीड टू नो टू थिंग्स, वन इज द सेंट्रल वैल्यू एंड वन इज द स्प्रेड। सो जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो हम किसी पॉइंट के अबाउट डेविएशन देखते हैं कि वो इस पॉइंट से कितना दूर होगा। कि मान लो तुम अभी तुम्हारे घर में हो और मान लो कि तुम्हें पार्टी में जाना है, तो तुम देखोगे कि वो पार्टी वाली लोकेशन तुम्हारे लिए फिजिबल है या नहीं। तो अगर मान लो तुम लड़की हो तो हो सकता है तुम अपनी खुद की सिटी में ही जा पाओ। तो कहीं ना कहीं पे हम बाउंड है कि हम अपनी विद इन द सिटी ही मूव कर सकते हैं। तो तुम्हारा जो डेविएशन होगा वो घर से ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी बात करूँ, मैं घर पे हूँ और मैं पापा को बोलूँ पापा मेरे को पार्टी में जाना है, तो अगर मेरे को दूसरी स्टेट भी जाना होगा तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, ओके यू मेरे को। तो मेरे लिए जो डेविएशन है वो ज्यादा है, दैट आई एम मोर स्प्रेड आउट देन यू। समझ में आया? Okay. ठीक है, अब इसमें इक्वलिटी वाली बात नहीं, इसमें सेफ्टी की बात है। ओके, तो ओके, तो ये था हमारे पास डेविएशन। तो अगर डेविएशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास स्प्रेड वाले रीजन में आ जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी देखें। तो सबसे पहला मीन हमने पढ़ रखा है, मीडियन हमने पढ़ लिया, मोड क्या होता है जहाँ पे पीएमएफ मैक्सिमम हो या फिर तुम्हारा एफएक्स होगा, अगर पीडीएफ होगा तो वो मैक्सिमम। हमें वो पॉइंट ढूंढना होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन। ये क्या होता है? Expectation of 1 by x. Yeah, so this will be 1 by expectation of 1 by x. ओके, जब x तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है उसके लिए हार्मोनिक मीन तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे। फिर जहाँ पे भी तुम एक्सपेक्टेशन की चीज लिखोगे तो वहाँ पे कंडीशन लेके चलनी है कि प्रोवाइडेड दैट एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करेगी वहीं पे हार्मोनिक मीन या फिर सारी चीजें डिफाइन होंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो अगर मैं लिखूं कि मेरे पास g जो है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x, देन यू कैन जस्ट से the ln of g that will be equal to my expectation of ln x, then g is my geometric mean. उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारी दूसरी चीज के ऊपर जो है स्प्रेड। तो स्प्रेड का मतलब डेटा कितना डेविएटेड है ना, कहाँ से डेविएटेड है ये हमें देखना होता है।
तो अगर हम एकदम कोर्स सिलेबस में ना जाके पहले थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट पे देख लेते हैं, क्योंकि शायद इन सब चीजों के बारे में मैंने बात की थी, पता नहीं कौन से लेक्चर में की थी, लेकिन कहीं पे मैंने डिस्कस किया था कि हम मीन कब यूज करते हैं, मीडियन कब यूज करते हैं, मोड कब यूज करते हैं। तो जब स्प्रेड की बात करते हैं तो इसमें मेजरली तुम्हें बात करना होता है सबसे पहले रेंज। तो रेंज सुना होगा, रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है किसी भी डेटा का? अरे मेक एनी कमेंट? ओके, चैट। Difference of upper and the lower limit. Technically, that is not the limit. That is the upper and the lower data point. The maximum minus minimum. लिमिट अलग चीज होती है, लिमिट। ठीक है, ओके। तो हमारे पास रेंज की बात करें तो रेंज में तुम्हारे पास क्या होता है कि भैया हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड आउट है, तो हम बोल देते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ओके, नो लेट्स टेक अप द एग्जांपल दैट तुम्हारे पास डेटा था 1 2 3 4 5। तो इस केस में मैं बोल दूंगा कि भैया मेरा डेटा स्प्रेड आउट है 1 माइनस 4 इन द 4 रेंज। ओके, बट अगर इसी डेटा में मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं कि 1 2 3 4 5 एंड देयर इज सम पॉइंट 100, इस केस में क्या होगा? अगर तुम रेंज निकालना चाहोगे दैट विल कम आउट टू बी 99। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो इस 99, जो इसको मैं कुछ भी फॉर्मेट पे बोल देते हैं कि हमारे पास 99 स्टेट्स है जहाँ पे डेटा रखा हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा इनिशियल की 4 या 5 स्टेट्स पे ही, तो इस 99 का कोई मीनिंग नहीं रह गया है। तो उस केस में हम डिस्कस करते हैं जब भी हमारे पास एक आउटलायर पॉइंट आ जाता है, देन यू गो फॉर द सेकंड काइंड ऑफ मेजर दैट इज IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। याद है क्या होता है? IQR क्या होता है, कोई कमेंट करेगा इस पर? Interquartile range. हाँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 minus Q1 divided by 2. डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। Q3 minus Q1 upon Q3 plus नहीं, डिवाइड बाय 2 नहीं होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है कि हम देखो, जब सिर्फ रेंज की बात कर रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, डेटा का मैक्सिमम लेना है, डेटा का मिनिमम लेना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट इज योर रेंज। दिस इज अगेन सम फॉर्मेट ऑफ रेंज, बट इट इज इंटर क्वार्टाइल, कि हम क्वार्टाइल्स के अंदर की रेंज देखते हैं। तो क्वार्टाइल्स मेरे पास 3 होते हैं, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, हमें इनकी रेंज बतानी है तो हमें पता है ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। सो जस्ट गो फॉर Q3 minus 2, दैट इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो जब हम मीन मीडियन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जब भी तुम्हारे पास डेटा में आउटलायर होता है, वो क्या करता है, हमारे डेटा को मतलब खींच देता है, एक साइड में स्ट्रेच आउट कर देता है। तो उस केस में क्या है, तुम्हारा जो मीन है वो आउटलायर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर आउटलायर आया तो मीन भी शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन मीडियन शिफ्ट नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत करता था, अगर एडिशनल पॉइंट है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन हाँ सेंट्रल वैल्यू पे रहेगा। इन द सेम सेंस जब हम IQR की बात कर रहे हैं तो IQR फिर से तुम्हारा आउटर पॉइंट ना देख के लोकेशन देखता है। जो तुम Q1 निकाल रहे हो तो लोकेशन पे जाके एक पॉइंट उठा रहे हो, फिर Q3 पे गए तो फिर से एक लोकेशन पे जाके एक पॉइंट उठा रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहे हैं तो आउटलायर कहाँ पे है, राइट में या फिर लेफ्ट में, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और हम जो मिडल का 50% डेटा है उसकी रेंज बता रहे हैं कि भैया देखो, हाफ ऑफ द डेटा इज लाइक इन बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, और मिडल हाफ टू बी प्रिसाइज। तो उसके बाद तुम्हें आइडिया लगेगा हाँ भैया मीडियन यहाँ पे है तो आउटलायर कोई बहुत ही दूर होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ डेटा यहीं पे। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो अभी तुम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि भैया जो डेविएशन की बात है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे पास वेरिएंस क्या होता है, मतलब ये सारी बहुत बेसिक चीजें, लेकिन हाँ इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। टू बी फ्रैंक मैं इन चीजों को समझने में काफी टाइम इन्वेस्ट किया है। बताओ मीडियन क्या होता है, मीडियन कह रहा, वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है? मीन डेविएशन के सम एवरेज। हाँ हाँ, सही बात बोली तुमने अभी कि हम उसके किसी चीज का स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, देखो यही चीज है जो अभी तुमने बोला, इसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझो।
तो टेक्निकली तुम्हारा जो वेरिएंस होता है वो फिर से एक मीन ही होता है, लेकिन मीन किस चीज का होता है? स्क्वायर डेविएशन। हाँ, ये स्प्रेड काउंट करता है, करेक्ट। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस थिंग कि अगर ऐसा करो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, अगर मेरे पास पॉपुलेशन थी तो तुमने वेरिएंस निकाला सिग्मा स्क्वायर, दैट वाज कमिंग आउट टू बी समेशन xi minus mu raised to the power 2 divided by n, करेक्ट। तो सबसे पहली बात तो कि भैया हमें स्क्वायर करने की नीड ही क्यों है? कोई बताएगा? अगर मैं ऐसा करूं समेशन ऑफ xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाय n तो क्या हो जाएगा? 0। ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। कि अगर हम सारी डेविएशंस को मीन के अबाउट समेशन करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 0। सो अगर मेरे को दो अलग अलग डेटा थे, लेट्स से x इज सम डेटा, y इज सम डेटा, मेरे को इनमें देखना था कि कौन सा डेटा ज्यादा स्प्रेड आउट है। तो अगर मैं सिर्फ डेविएशन निकाल के समेशन करना स्टार्ट करूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी लाइक 0। तो इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, यू कांट कंपेयर देम। सो किसी ने डिफाइन किया कि भैया देखो एक काम करो, इन सारी डेविएशंस को स्क्वायर कर दो, अब सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके, तो ये जो डेविएशन होता है क्या कर रहे हैं, अगर मैं करूं तो ये मेरे पास म्यू था, ये तुमने यहाँ से x वैल्यू उठाई से x1, फिर यहाँ पे गए तुमने x2 उठाया, तो अगर मैं x1 माइनस म्यू करता हूँ तो वो मुझे क्या देगा? क्या वो ये डिस्टेंस देगा म्यू और x1 के बीच का? करेक्ट। यस भैया। अगर तुम अगले पॉइंट पे जाओगे x2 माइनस म्यू, तो वो फिर से तुम्हें ये डिस्टेंस देगा। सो सबसे पहले मुझे ये मिला, उसके बाद मुझे ये मिला। तो हम देख रहे हैं कि हमारी सेंट्रल वैल्यू से डेटा कितना ज्यादा डेविएट है, कि कितना आगे पीछे जा रहा है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो, इनको स्क्वायर कर दे रहे हो, और फिर जो स्क्वायर्ड वाली चीज है उसको समेशन करके डिवाइडेड बाय n। सो व्हाट वी आर गोइंग टू इन द वेरिएंस, वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फॉर अ पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, तो वो तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे। अगर तुम्हारे पास वेरिएंस आ गया तो तुम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। नाउ द पॉइंट इज स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? मतलब कोई भी इसके ऊपर कोई हिंट देगा स्टैंडर्ड डेविएशन को इतना अलग से क्यों पढ़ता है, जबकि वो रफली सेम ही चीज है अंडर रूट लेकर? मतलब इसका तो कोई सटीक आंसर नहीं है, मैं भी कुछ बोलूंगा वो ऐसे ही मेरे मनगढ़ में कहानी होगी। तो हम इसको इतना अलग से पढ़ते क्यों? हेलो, भैया वेरिएंस में यूनिट का स्क्वायर होता है, इसमें यूनिट का स्क्वायर नहीं होता, जो वेरिएबल का यूनिट वही होता है इसलिए। करेक्ट। सबसे पहली बात जो तुमने अभी बोला एकदम करेक्ट है। अभी इसी चीज का एक और अप्लाइड फॉर्मेट पे जाते हैं कि अगर मैं जी स्कोर की बात करूं, जी स्कोर मतलब जेड स्कोर। ओके, तो अगर हम जी स्कोर की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास होता है एक्स माइनस मी डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो जो हमारे कंप्यूटेशनल चीजें होती हैं, कि तुम्हें जो चीजें मतलब ऑन पेपर या फिर कंप्यूटर की हेल्प लेके सोल्व भी करनी होती है, उनमें तुम डायरेक्ट वेरिएंस का कभी यूज नहीं करते। वेरिएंस का बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटेशन के अंदर तुम्हें वेरिएंस का ही यूज करना होता है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन का भी यूज करना होता है। ठीक है, समझ में आया? अभी तक इसमें हमने जो भी पढ़ा उसके बारे में किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज है जो अभी किसी ने मेरे को थोड़ा आंसर बताया था, उसी चीज को मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। किसी ने मेरे को बताया था कि सर हम एक काम करेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। किसने आंसर बोला था थोड़ी देर पहले? सही आंसर किसने दिया था पहले? अरे, अरे अपना नाम बताओ, किसी ने मेरे को ये आंसर दिया था थोड़ी देर पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए। शायद शायद प्रेरणा थी, वो शायद वो लैग आउट हो गई। ओके, ओके, तो अभी किसी ने ये आंसर दिया था, किसी बाकी को याद है कि किसी ने आंसर दिया था? सुन रहे हो या नहीं? तो ये जो तुम चीज कैलकुलेट कर रहे हो इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी। दिस इज नॉट अंडर द रेंज, दिस इज अंडर द क्वार्टाइल डेविएशन।
So if you go for Q3 minus Q1 divided by 2, that is known as quartile division. Okay, अगर इसको मैं इसमें क्वांटाइल वाले फॉर्मेट पे लिखूं, so this will be x of 0.75 minus x of 0.25 divided by 2. That is your quartile division. So ये भी एक अलग मेजर होता है डिविजन्स को कैलकुलेट करने। ठीक है, उसके बाद तुमने कहीं ना कहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पढ़ा होगा, CV, that is given to be sigma over mu. इसको भी याद कर लेना। आई डोंट फील कि इनसे न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, लेकिन हाँ ये तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म्स। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना था मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, तो उसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, अगली से या फिर अगली क्लासेस में उसको देखेंगे डिटेल में थोड़ा, क्योंकि इसके लिए ग्राफिकल चीजें थोड़ी ज्यादा डिटेल में समझनी है। उससे न्यूमेरिकल जाएगा वो शायद डायरेक्ट हो जाएगा, और शायद जैम में इससे बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आएगा, और शायद आए भी नहीं, लेकिन हाँ उसका मीनिंग समझना है, मेन गोल वही है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, किसी कोई डाउट इन सब में? नो भैया। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो अब चलते हैं कोसी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। CS इक्वालिटी किसी ने पढ़ी? कोसी, स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, देख लेना, शायद आर इधर आएगा, टी इधर आएगा। इनइक्वालिटी, व्हाट इज दिस इनइक्वालिटी? भैया शायद है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू नहीं लेस देन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो हमारे पास क्या है कि तुम सिर्फ एक्स ले रहे हो, उसको और भी जनरल फॉर्मेट में लेके जा सकते हो कि तुम्हारे पास एक्स एक रैंडम वेरिएबल था। तुमने इससे, मैं बहुत ही जनरल फॉर्मेट पे बता रहा हूँ, अब मान लो तुम एक्स के ऊपर एक फंक्शन बनाया जी ऑफ एक्स, तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। तुमने एक और फंक्शन लगाया, तुमने बना दिया एच ऑफ एक्स, ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। अब इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भैया एक काम करो, तुम लिखो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एच स्क्वायर एक्स। जो हमारे पास चीजें थी इनका स्क्वायर किया, इनकी एक्सपेक्टेशन लिखी, इंडिविजुअल उसको मल्टीप्लाई किया। नाउ दे आर सेइंग दैट दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ gx into hx raised to the power 2, पूरे की पावर 2। ठीक है, फिर से वही कंडीशन है कि हमारे पास इनकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ gx और एक्सपेक्टेशन ऑफ hx बोथ मस्ट लाइक एग्जिस्ट। ठीक है, इसको याद रखना है, ये तुम्हारे एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। इस इनइक्वालिटी को याद रखना है, ये कहीं ना कहीं पे यूज होगी। और इसके लिए जो न्यूमेरिकल आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे आएंगे कि तुम्हें कुछ प्रूव करने के लिए देख देगा, कि शो नहीं देगा, तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो उनको चेक करने के लिए तुम्हें इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इसके रेस्पेक्ट में 4 से 5 पॉइंट मैं लिख पा रहा हूँ, उनको याद कर लेना। ठीक है, आज की क्लास के बाद ही उसको याद कर लेना, 2-3 बार लिख कर। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर मैं लिखूं एक्सपेक्टेशन ऑफ जी स्क्वायर एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एच स्क्वायर एक्स, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ जी एक्स इंटू एच एक्स। जो इनक्वालिटी थी वही मैंने दोबारा लिखी। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि मेरा जो जी एक्स है इफ दैट इक्वल टू एक्स, और अगर मैं बोल दूं एच एक्स दैट इक्वल टू 1, कि हमेशा ही हर जगह पे मेरे पास gx की वैल्यू x के बराबर है और जो h फंक्शन हमने लगाया था उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से तुम्हें इक्वलिटी दिख रही होगी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर अगर मैं देख रहा हूँ, gx की वैल्यू को x रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू 1 है। ओके, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ x। याद आया? ये प्रॉपर्टी हम थोड़ी देर पहले या फिर पिछली स्लाइड में करके आए, याद है? ये हमने कवर किया था शायद पिछली क्लास में। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज दिखेगी कि अगर मैं लिख रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ एक्स, दैट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड वी नो दिस इज माय वेरिएंस ऑफ एक्स।
तो तुम्हारा जो वेरिएंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर 0 हो सकता है डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल के केस में। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि भैया एक काम करो, जो तुम्हारा gx है ना, इसको तुम मान लो मोड ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और hx को तुम मान के रखो कि वो 1 ही है। तो इस केस में क्या बन जाएगा, दोबारा लिखना स्टार्ट करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये बना। तो अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2। ठीक है, शायद ये पार पूरे के बाहर था ना, कुछ मैंने मिस आउट किया, हाँ ये पूरे के बाहर है, यहाँ पे भी पूरे के बाहर होगा। ओके, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका अंडर रूट लेंगे, सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये क्या है मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ x। ओके, और इसको मैं और भी प्रॉपर फॉर्मेट पे लिखूं, सो दैट विल बी MAD, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ओके, और आई कैन जस्ट राइट MAD, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सो ये हमारे पास जो चीज है वो है एब्सोल्यूट डेविएशन, वो ओनली डेविएशन नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी बुक में मीन डेविएशन लिख देते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टी समझ में है कि ये रिलेशंस हमारे पास कैसे आते हैं, तो वो सब इस सब की, और फिर हमारे पास जो पिछली प्रॉपर्टी पड़ी थी कॉन्वेक्स फंक्शन कॉनकेव फंक्शन वाली, याद होगी, उन सबको कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं। तो तुम्हारी बुक में डायरेक्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तुम या तो वहां से रट लो या फिर यहाँ से इसको थोड़ा समझ के इसको अप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद लिखो थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर मेरे पास जो सबसे पहला फंक्शन था gx, तुम इसको मान लो रूट ऑफ x। ओके, और मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0 दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। अब कोई मेरे को बताएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैंने ऊपर gx को एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 0 दैट विल कम आउट टू बी 1। तो ये भैया सेकंड कंडीशन, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ओके, अलोंग विद दैट अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर होता भी कि मेरे पास -1 था, तो वो एक रैंडम वेरिएबल का पार्ट हो सकता है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल कोई भी रियल नंबर ले सकता था, लेकिन हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया कि जो एक नया रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर ये मेरा रैंडम वेरिएबल है, तो अगर तुम रूट ऑफ सम नेगेटिव नंबर लिखोगे दैट इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो रैंडम वेरिएबल होता है दैट इज ए फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल लाइन, तो हमारी डेफिनेशन इनवैलिड हो जाएगी। तो हमने कंडीशन रखी कि मेरा जो x होगा अंडर रूट में वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, तो अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन है और जो दूसरा फंक्शन था hx, उसको मैं फिर से 1 ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइक gx का स्क्वायर था, सो दैट विल बी x, करेक्ट, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ x। तो ऐसे तो मतलब घर पे भी क्लास के बाद खुद से कोई भी फंक्शन डाल के देख सकते हो, तुम्हें अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। ओके, एक रूल ये है, तो इसको भी मतलब उजेंसन्स प्रॉपर्टी वाला एक कंडीशन हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर मैं देखूंगा दैट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे। हाँ, फोर्थ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें मेरे पास जो gx है उसको तुम ले लो रूट ऑफ x, और मेरा जो hx है उसको तुम ले लो 1/रूट ऑफ x। तो फिर से वही कंडीशन है कि हमारी प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0 दैट विल बी 1। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा, वापस से कोशिश वार्स लगाओ। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पहले वाले का स्क्वायर, सो दैट इज x इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x, करेक्ट, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो अंदर 1 हो गया, सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 दैट इज 1। तो हमें मिल गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x तुम जब भी करोगे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो दैट विल ऑलवेज कम आउट टू बी 1। तो जो भी मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ उनमें जो फाइनल रिजल्ट्स हैं ये तुम्हें याद रखना।
तुम्हें ये पता है कि ये आंसर है, लेकिन अगर तुम ये याद रखोगे तो एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि जब तुम कोई बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे होंगे, उसने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव, करेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होगा कि हेल्प मिल जाए कि तुम्हें टाइम इन्वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। जो एमएस के क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें काफी हेल्प मिल जाती है सबसे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब कोई मेरे को ये चीज प्रूव करके दिखाएगा कि अगर मैं लिखना चाहूँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, वो कैसे प्रूव करेंगे? सेम इनइक्वालिटी तुम्हें अप्लाई करनी है, बस मेरे को फंक्शंस बताओ। तुम जो फंक्शन लोगे gx को, वो फंक्शन क्या लूँ मैं और hx क्या लूँ, सच दैट मैं फाइनली ये चीज प्रूव करूँ। ये आज का फाइनल डिस्कशन होगा, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो जो फिफ्थ वाला पॉइंट तुम्हें खुद से बताना है कि हम hx और gx को क्या फंक्शन लें कि तुम्हारे पास इनइक्वालिटी फाइनली सोल्व होकर बता दे कि हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1। ये शायद अगर एक्स और वाई के लिए आप चेक कर रहे हैं तो एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार लेने पे है। वाई आई माइनस वाई बार, हाँ ठीक है। ठीक है, टेक्निकली तुम वाई बार नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल के लिए तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन डिफाइन होती है, एक्स बार या फिर वाई बार डिफाइन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लाइक चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक होनी चाहिए स्टेट्स में, क्योंकि जैसे तुम वर्डिंग चेंज करोगे तो तुम्हारी जिस बंदे को स्टेट्स आता होगा वो उसको उसी फॉर्मेट में लिखेगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो मतलब जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ाता था तो मैं कुछ भी बोल देता था, फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया, जब मैं खुद से भी बहुत डिटेल में देखने लगा किताबों को, तो पता चला कि हर चीज का मीनिंग अलग होता है। तो हमें लगता है कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, सामने वाला अगर एकदम डिटेल में जाएगा तो गलत लिखेगा। ठीक है, तो तुमने अभी कुछ ऐसे बोला कि हम जो जी एक्स फंक्शन है इसको ले लेते हैं एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और वाई है जो दूसरा फंक्शन है इसको हम ले लेते हैं वाई माइनस, तो इसको वाई ले लेते हैं, शायद एक नया रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे एक नहीं दो रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो जैसे तुम ये लोगे, अब तुम्हें लिखना था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर, ओके, इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई रेज टू द पावर 2, और प्रॉपर्टी बोलती है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ओके, तो क्या मैं इस चीज को देख सकता हूँ कि ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स है और ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई है, और ये जो चीज लिखी है ये क्या चीज है? तो क्या ये कोवेरियंस का स्क्वायर दिख रहा है तुमको? ठीक है, वो सिर्फ कोवेरियंस नहीं वो स्क्वायर भी है, तो कोवेरियंस का स्क्वायर, सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आवर कोवेरियंस का स्क्वायर एक्स वर्ग। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे आज जो एक्स वाई के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है बताओ? उसका फॉर्मूला क्या कोवेरियंस होता है? अपॉन कोवेरियंस एस टी ऑफ एक्स या इनटू एस so टी that ऑफ is वाई। covariance of x comma y divided by sigma x sigma y, करेक्ट। अभी देखो हमारे पास कुछ ऐसा रूप है, तो हमें निकालना है कोवेरियंस, तो सबसे पहले तो हमें सबको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, सो दिस विल कम आउट टू बी सिग्मा x, दिस विल कम आउट टू बी सिग्मा y, और राइट साइड में रहेगा कोवेरियंस बिटवीन x comma y। अब कुछ मेरे को ये बताए कि जैसे मैंने ये चीज की होगी तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं? नहीं होगी क्योंकि ये एस टी पॉजिटिव होता है। ओके, तो हम इसको लिखेंगे, देखो मेरे को ये याद नहीं था तो आई एम टेन श्योर अबाउट द सेम थिंग, तो हमने कुछ ऐसे लिखा तो हमारे पास आ गया दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो हमारे पास 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x y डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर सिग्मा y। ठीक है, लेकिन ये चीज मेरे पास क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सो यू आर गेटिंग 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू r x y,
बट हमें चाहिए था रूट, सॉरी उसमें मोड में। तो इसका मतलब तो नीचे कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन ये जो हम रूट लेके आएंगे, मैं फिर से रूट मॉडुलस लेके आएंगे, वो कहाँ से आएगा कि जब तुमने अंडर रूट लिया होगा, जब तुमने स्क्वायर रूट लिया होगा, तो हमने कंडीशन लगाई है कि स्क्वायर रूट किसी चीज का लेते हैं तो दैट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव नंबर। जब उस पॉजिटिव में ही इसको रिलाई करवाना है तो उसके लिए हम इस पर मोड लगाओ। तो इसी कंडीशन के बाद इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो उससे हमारे पास आ जाएगा कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू rxy इसका मोड। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। इसमें मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, और इससे पहले शायद ये वाली भी है, वैसे तो उनको याद ही होनी चाहिए, पीछे भी हमको कवर किए थे। उसके अलावा बस ये दो प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको स्टार करके कहीं ना कहीं पे लिख लें। ओके, ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है थोड़ा बहुत इसके बारे में, एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो एक्सपेक्टेशन अपना खत्म हो गया, तो कल की क्लास में हम करेंगे अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, हाँ कल की क्लास में शायद एमजीएफ ही करेंगे, तो कल एक ही घंटे क्लास करेंगे फिर। ओके, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ इनइक्वालिटीज होंगी, तो मंडे वाली क्लास में इनइक्वालिटी, तो मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सभी साथ के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, और मंडे को शायद असाइनमेंट भी मिल जाएगा। उसके बाद की फोन प्रैक्टिसिंग एंड ऑल, और फिर अगले वीक से, मंडे से अगली जो भी क्लासेस होंगी उसमें हम अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें?